मित्रों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और हाजिर हूं आज रामश्री आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए विषय के साथ। आज का विषय है बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल। दोस्तों, 10 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी। वे पाकिस्तान की कैद से रिहा होकर बांग्लादेश जा रहे थे, लेकिन बीच में दिल्ली में कुछ समय के लिए वो रुके थे। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश और भारत एक असीम भाईचारे में बंध गए हैं और उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकेगा। लेकिन जब से शेख हसीना अपदस्थ की गई हैं बांग्लादेश की सत्ता से, हमने देखा है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। लगातार अराजकता की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है किसी न किसी रूप में। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार अपदस्थ की गई हैं, वहाँ के हालात निश्चित रूप से ख़राब हैं और एक ये बड़ी वजह है इन परिस्थितियों की। शरीफ उस्मानी हादी की हत्या के बाद वहाँ अनेक जगहों पर अराजकता फैल गई है। इसका सबसे बड़ा असर इस देश में रह रही अल्पसंख्यकों की आबादी पर पड़ा है। अराजक और हिंसक भीड़ के द्वारा केवल न सिर्फ इन अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, बल्कि उनके प्रतिष्ठान भी निशाने पर हैं। दरअसल मौजूदा हालात 12 दिसंबर को हादी की हत्या के बाद भड़के। इंकलाब मंच से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान हादी शेख हसीना के सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोह में शामिल थे। भारी विरोध के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटना पड़ा था। अब जबकि फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव प्रस्तावित हैं, तो ऐसे में मौजूदा हालात का इन पर काफ़ी असर पड़ सकता है। जब से हसीना सरकार का पतन हुआ है, भारत विरोध ऐसे कृत्यों को वैध साबित करने के लिए एक सहारे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आगामी चुनाव में भी भारत विरोध का नैरेटिव सेट करने के प्रयास जारी हैं। भारत विरोध की पराकाष्ठा इस बात में है कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में तो भारत के खिलाफ प्रदर्शन हुए ही हैं, बल्कि बांग्लादेश के अन्य जो 4 सहायक उच्चायोग हैं भारत के, सिलहट, राजशाही, खुलना और चटगांव में, वहाँ पर भी भारत को लक्षित करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा मीडिया पर भी सुनियोजित हमले हो रहे हैं। प्रथम आलो और द डेली स्टार प्रमुख रूप से निशाने पर रहे हैं। मीडिया पर हमला यह दर्शाता है कि वहाँ मौजूदा तंत्र ऐसी किसी भी आवाज़ को दबाने के लिए कृत संकल्प है जो उनके मत से मेल नहीं खाती है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि भारत में रह रही शेख हसीना भी अराजक तत्वों के निशाने पर हैं। उनकी मांग है कि भारत हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करे। इस पृष्ठभूमि में बांग्लादेश में होने वाले चुनाव निश्चित रूप से न केवल इस देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव इस रीति से हों जिससे वहां पर मौजूद सभी राजनीतिक पक्षों को एक समान अवसर प्राप्त हों। इसमें जनता बिना भय अथवा दबाव के अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। किंतु वहां का मौजूदा तंत्र इस बात से असहज हो जाता है। वो दरअसल चाहता है कि न तो शेख हसीना और न ही उनकी पार्टी अवामी लीग को उचित अवसर मिले। कट्टरपंथी और उनके अगुआ निर्वाचन इस रूप में चाहते हैं जिससे मौजूदा तंत्र को वैधता प्राप्त हो सके। यही कारण है कि शेख हसीना के दल अवामी लीग को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में हमेशा से 2 दल रहे हैं, शेख हसीना की अवामी लीग और बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। दोनों ही महिला राजनेता क्रमशः शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान के बाद से अपने अपने दलों का बहुत ही शानदार प्रतिनिधित्व करती रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के अग्रणी नेता थे। बांग्लादेश की आज़ादी के पश्चात वो बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में रहे। 15 अगस्त 1975 को मुजीब की हत्या कर दी गई। बाद में शेख हसीना बांग्लादेश के एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरी। आपको एक महान नेता के रूप में सुस्थापित करने में 2 बातों ने निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पहली ये कि वो शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थीं और दूसरा ये कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनमें अटूट आस्था थी। इन दोनों ही तत्वों ने उन्हें उनके देश के शीर्ष पर स्थापित किया। जब शेख हसीना के माता-पिता और 3 भाइयों की हत्या हुई तो हसीना और उनकी बहन विदेश में थीं। वो निर्वासन में भारत में 6 साल तक रहीं और फिर 1981 में अपनी पार्टी अवामी लीग की अध्यक्षा निर्वाचित हुईं। वहीं अगर बात बेगम खालिदा जिया की जाए तो उन्होंने भी बांग्लादेश में राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेगम खालिदा जिया के पति बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और 1981 में इनकी हत्या कर दी गई थी। अपने पति अर्थात ज़ियाउर रहमान की विरासत को बेगम खालिदा जिया ने बखूबी निभाया और ख़ुद को बांग्लादेश के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। बेगम जिया 1991 में बांग्लादेश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। जहाँ तक शेख हसीना की बात है, उन्होंने बांग्लादेश को उस रास्ते की ओर अग्रसर किया जिसके बारे में मुजीब ने स्वप्न देखा था। उनके समय में बांग्लादेश ने अप्रतिम आर्थिक उपलब्धियां अर्जित की और एक बड़ी आर्थिक संभावना बन के उभरा। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कारोबारी भी बांग्लादेश से व्यापार करके लाभार्जन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हसीना के समय बांग्लादेश की राजनीतिक संस्थाएं भी मजबूत हुईं। अल्पसंख्यक बेहतर स्थिति में थे और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण होता जा रहा था। उनके शासन के पतन के कारण सबसे बड़ी क्षति इन्हीं आकार लेती लोकतांत्रिक संस्थाओं को हुई है। इतनी बड़ी नेता और पार्टी की गैर मौजूदगी में होने वाले निर्वाचन को क्या लोकतांत्रिक निर्वाचन कहा जा सकता है? अगर हम बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि यहाँ 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के मध्य कट्टरपंथी अराजक तत्व भी एक केंद्र के रूप में रहे हैं। राजनीतिक हिंसा भी महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा राजनीति में सैन्य दखलंदाजी भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश आज जिस राह पर निकल पड़ा है वो राह ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहाँ की एक राजनीतिक सोच भारत विरोध का नैरेटिव सेट करना ज़रूरी समझती है, जबकि ये देश 94% भारत से घिरा है। कई लोग बांग्लादेश में जो कि भारत विरोधी हैं, वे लोग 7 सिस्टर्स के लिए बांग्लादेश को ज़रूरी बताते हैं, मगर वे इस बात को विस्मृत कर देते हैं कि बांग्लादेश जो है वो एक ऐसा देश है जो भारत लॉक्ड है। इस पृष्ठभूमि में होने वाले चुनाव कहीं एक संकट से दूसरे संकट की ओर न बढ़ जाएं, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है।